नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये एक भावुक पल होता है। भावुक पल इसलिए क्योंकि आज वाराणसी कॉन्क्लेव बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमने वाराणसी के बहुत सारे, काशी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करी। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, बहुत सारे पहलू। और ये अंतिम सेशन होगा। अंतिम सेशन में हम तो बहुत ही प्यारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। काशी की पहचान को भी थोड़ा सा समझिए। और ऐसे दो मेहमान मेरे साथ अभी इस सेशन में जुड़ रहे हैं, अंतिम सेशन में, जो काशी को बड़े करीब से जानते हैं। उसके दो पहलू, एक विकास, और जिसके विषय में आपने उप मुख्यमंत्री जी को भी सुना। उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर खाने पीने आदि इत्यादि में कई लोग जुड़ गए हैं। तो हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन में मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरी धानुका जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरी धानुका जी जुड़ रहे हैं। गौरी धानुका जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में मेरे साथ राजेंद्र कुमार दुबे जी जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी हैं वाराणसी विकास समिति के। तो उनसे वाराणसी के विकास पर काफ़ी बात होगी। धानुका जी का परिचय मैं आपको दे दूं कि आप जब बनारस में आएंगे तो आपको जगह जगह धानु का एक ब्रांड देखने को मिलेगा। जैसे हर शहर की एक पहचान होता है, वैसे इनका जो ब्रांड है वो काफ़ी मशहूर है। बहुत मल्टीपल चीज़ों में ये कार्यरत हैं। तो धानुका जी, शुरुआत आपसे। बेसिकली साड़ियों के लिए मशहूर है बनारस, और आप साड़ी व्यवसाय में तो हैं ही, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूं कि खाना पीना और ये दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी आए। तो काशी में क्या हाल के दिनों में संभावनाएं इसकी बढ़ी हैं? क्या फुटफॉल बढ़ा है? और मार्केट के लिहाज से आपके लिए नई ग्रोथ के चांसेस बने हैं यहाँ पर? हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी टाइम से बनारसी साड़ी व्यवसाय के साथ साथ फूडिंग डिपार्टमेंट में भी हम लोग का जो बनारस की मशहूर चीज़ें हैं, आलू के पापड़, अचार, जो यहाँ का सिर्फ और सिर्फ बनारस का ही फेमस है। तो काशी का जो पीछे 5 साल से 10 साल से देखा जाए, 5-7 साल से, तो व्यापार हम लोग का समझ में आता है जहाँ तक 20 टाइम प्लस हुआ है। यहाँ के जो भी लोग आते हैं, टूरिस्ट, यहाँ के जो भी घूमने बाहर से आते हैं, तो बनारस की साड़ियाँ और यहाँ के जो मेन चीज़ें खान पान में, अचार पापड़ और इसके अलावा चाट, खाने की चीज़ों में तो ये मशहूर है। तो उससे हम लोग का व्यापार बहुत बड़ा है। क्या संभावना है? मतलब आपको क्या बदलाव लगा? फुटफॉल यहाँ पर बढ़ गया, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से फायदा हुआ? कौन से वो बातें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि चीजें पहले से बढ़ गई? फुटफॉल से बढ़ा है। मेन जो भी बनारस आता है तो पहले से वो इंटरनेट द्वारा या यहाँ के लोगों से पूछ के या उनको किसी से मैसेज मिल जाता है कि यहाँ की क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है। तो जो भी टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट आने के कारण यहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ की प्रमुख चीज़ें लेना और खाना देखना पसंद करते हैं। दुबे जी, अब काशी के विकास पर बात करते हैं। काशी में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गलियों पर, ट्रैफिक पर आपने देखा, आप चर्चा में काफ़ी देर तक रहे और आपने कई लोगों से सवाल भी पूछे जो मेहमान यहाँ पर आए थे। मुझे बताएं कि व्यवहारिक रूप से गंगा की सफाई एक बड़ा मुद्दा आता है, दूसरा गलियों का चौड़ीकरण, ये दूसरा बड़ा मुद्दा आता है जब कायाकल्प की बात होती है। इनका क्या स्टेटस अभी है और इसमें क्या चुनौतियों से पार पा लिया गया है या आपको लगता है कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं? मुझे एक तो सर्वप्रथम मैं भारत एक्सप्रेस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसे काशी कायाकल्प के बारे में जो चर्चा की है, निसंदेह वो बहुत ही स्तुत्य है, सराहनीय है। और इस तरह के कार्य मोटिवेशन के लिए भी, लोगों को बताने के लिए भी, जो दुनिया के हमारे पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, बहुत ज़रूरी था। और इसके लिए हम आपके प्रति धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक बात गंगा की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निस्संदेह हमारे माननीय सांसद, प्रधानमंत्री जी जो यशस्वी हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। माँ गंगा में अवजल अपशिष्ट न गिरे, यह उन्होंने भी खुद कहा है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और ये सुनिश्चित होगा। और भरोसा हम लोगों को भी है कि यह यथाशीघ्र होगा। इस संबंध में मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी शहर का विकास जब तक वहां के विषय विशेषज्ञ लोगों को जोड़ करके आप आगे शासन प्रशासन बढ़ेगा तो उसकी सफलता स्थायी होगी, है ना। जैसे यहाँ पर बड़े अच्छे हमारी एक वाराणसी विकास समिति, जिसमें पूरा शहर शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर के पिछले 15-20 वर्षों ने बड़े काम किए हैं।
शहर को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा, जाम से मुक्त, पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में अतुलनीय कार्य किए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने बागडोर संभाली देश की और काशी ने उनको अपना सांसद चुना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि एयरपोर्ट से अगर आप बनारस आते तो कम से कम 1.5 घंटा शहर में प्रवेश करने में लगता, और आज तो आप पूरे शहर में वहाँ 15-18 मिनट समय लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे ही वो मतलब उन्होंने दायित्व संभाला, काम तो चल ही रहा था। बहुत सारे विकास कार्य कोऑर्डिनेशन के अभाव में कि भाई प्रदेश में कौन है, देश में कौन है, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी तो उसका रिजल्ट दिख रहा है, और आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे पास जो अपने साथ जुड़े लोग हैं उनका ये मानना है कि कम से कम मेंटेनेंस में और अविरल माँ गंगा का प्रवाह बने, न केवल गंगा बल्कि वाराणसी वरुणा और अस्सी के कारण जानी जाती है वाराणसी, इसका भी निर्मल और अविरल प्रवाह होना उतना ही जरूरी है जितना कि माँ गंगा में मलमूत्र का गिरना। तो ये संभव है। और अगर जुहू एसटीपी प्लांट्स लगाने की बात जो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं आपको बताता हूं सर कि एसटीपी प्लांट पहले भी लगा था, अब भी लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इंजीनियर तो हैं नहीं, वो तो विषय विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन एक मोटे तौर पे जो हमने अपने लोगों के साथ बात की कि यहाँ सामने घाट के आगे जो महाराज काशी नरेश का किला है, वहां से लेकर आदि केशव घाट, राजघाट तक 84 घाट 7 किलोमीटर लंबा, अब तो इससे ज्यादा हो गया है। तो आप अगर मतलब ये तो जो विषय विशेषज्ञ होंगे वो भी आपको बताएंगे। अगर ये था कि एक कल्पना कीजिए कि अगर हम वहां से यहां तक एक अच्छी सी 30-40 फीट की सड़क की तरफ की तर्ज पर हम अगर विकसित करें और बाहर गंगा की तरफ से पूरा नीचे से कवर कर दें कि एक बूंद भी अवजल गंगा मां में न गिरे, है ना। और आप इसको ढाल से ले जाइए राजघाट के आगे और वहां पर आप एसटीपी लगाइए और वहां से लिफ्ट करके आप अपशिष्ट को उससे खाद बनाइए और वहां गंगा का जो शुद्ध जल है आप प्रवाहित करें, तो आपको बिजली का खर्च नहीं आएगा और आप वहां से अगर ये काम कर सकते हैं तो ये एक बूंद भी नहीं गिरेगा। ऐसा सोच है, माने हमारे विशेषज्ञ भी मुझे लगता है कि देखिए आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस पर विचार, माँ गंगा के लिए तो हमने देखा कि बकायदा मंत्रालय बनाया गया, किसी नदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर और कार्य हो। और ये सही बात है आपकी कि काफी काम करने की जरूरत है। तो मैं एक एक करके, क्योंकि ये हमारा एक लास्ट सेशन रहेगा, धानुका जी मुझे ये बताएं आप कि यहाँ पर बिजनेस की संभावनाएं तो अब दिखाई पड़ती हैं और आप जिस तरह से अपने ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं, जो युवा हैं उनके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि हम देखते हैं कि टूरिज्म यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो वो एक बड़ा सेक्टर क्रिएट हो रहा है, इससे इतर और क्या क्या संभावनाएं व्यवसाय की काशी में हाल के दिनों में डेवलप हुई हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आए हैं क्षेत्र में? अभी तक जहाँ तक हमारा ख्याल है कि युवाओं के लिए हम लोगों ने कुर्ता पजामा, जैसे एक तरह से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है एक साड़ी और युवाओं में कुर्ता पजामा है, तो हम लोगों ने सिल्क का कुर्ता पजामा रेडीमेड और फैब्रिक के साथ एक हम लोगों ने फैब्रिक का फ्लोर भी खोला हुआ है। तो हम लोग जबकि कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी फैब्रिक हो और सब युवाओं तक जितने भी मतलब मेंस हैं उनको बहुत पसंद आ रही है, और युवाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं रेडीमेड कपड़ों में भी बनारस के जो परिधान है, मतलब बनारस का जो सिल्क है उसी की शर्ट बन रही है, उसी कपड़े की जैकेट बन रही है, तो इसका बहुत चलन आगे बढ़ रहा है। और बाकी लोग भी ज्यादातर इन्हीं सेक्टर्स में आ रहे हैं, मतलब यहाँ का डोमिनेंट व्यवसाय जो है वो यही बन रहा है। हाँ, जितने भी सेक्टर मतलब ऑल इंडिया देखा जाए तो हर आदमी बनारस की फैब्रिक की कॉपी करके, जैसे बनारस के अलावा भी जहाँ बन रहा है तो इसी सेक्टर पे जा रहे हैं। जैसे हम ओडीओपी की बात को सुन रहे थे, तो ओडीओपी में यहाँ तो खैर बनारसी साड़ी है ही यहाँ की मशहूर, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर्यटन के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद दुबे जी मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि अब पर्यटकों की तादाद और यहाँ पर होटल इंडस्ट्री का ग्रो होना, यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद का बढ़ना, ये सारी चीज़ों ने काशी का कायाकल्प कर दिया है? कितना योगदान है? निस्संदेह हम लोग अकल्पनीय है।
ये कह सकते हैं हम लोग कि पिछले 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ, न केवल काशी में अपितु भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में भी जो भारत की भूमिका है माननीय हमारे सांसद जी के सूझबूझ से, वो अतुलनीय है। और उसके उनके कारण और जो डेवलपमेंट हुआ है, आप ये समझिए कि अतुलनीय है। हर क्षेत्र में पर्यटक बढ़े हैं, लोगों के कार्य बढ़े हैं, लोगों की पहुंच बढ़ी है, काशी की गलियां चौड़ी हुई हैं, सुंदर हुई हैं, लाइट 24 घंटे में, प्रायः आजकल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है किन्हीं कारणों से, 24 घंटे लाइट मिल रही है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, वो सब अतुलनीय है। केवल मेरा निवेदन जो आप और बढ़ाने के लिए, अगर हम जुहू, अभी तो सरकार मोदी जी ने, ये योगी जी ने वरुणा का तो किया है कुछ काम, अगर 80 और वरुणा को जुहू की तर्ज पे, तो आपका जो पर्यटक है वो एक दिन और ठहरेगा। जब लोग नाव पे भ्रमण करेंगे, घुड़सवारी करेंगे, उसका आनंद लेंगे, तो एक अलग छठा होगी। तो बहुत काम हुआ है और निस्संदेह उसके लिए जितना आपके साथ करेगा। डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो विषय है और जिस तरह आप काशी को समझते हैं, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। Right, जैसा sir, मैंने right. कहा, ये लास्ट सेशन है, तो धानुका जी चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें काशी के बारे में, जो काशी आते हैं तो आप कह सकते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी टूरिस्ट काशी आते हैं, वो यहाँ पर अगर आते हैं तो साड़ियों की अगर जानकारी हो तो हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त शोरूम है और हमारा धानुका के नाम से शोरूम है। आप एक बार जरूर आएँ और काशी आने के साथ साथ विश्वनाथ जी का दर्शन करें, गंगा आरती देखें और शॉपिंग करें, और उसके बाद यहाँ शॉपिंग जरूर करें भाई, धानुका जी का इस पर जोर है। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक सब बात नहीं पहुंचा पाते, मुझे ध्यान है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं। तो एक तो ध्यान हम उस पर आकृष्ट करना चाहते हैं। दूसरा ध्यान ये आकृष्ट हमसे बहुत सारे, मैं 44 साल से तो जर्नलिज्म में हूँ, वाराणसी विकास समिति का सचिव हूँ, रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल से, मालवीय मिशन से जुड़ा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम चिकित्सा पर अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, निस्संदेह आयुष्मान के कारण देश को जो लाभ मिला है, पर मेरा एक सजेशन है जो देश के लोग चाहते हैं, अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो ये कि 8 सदस्यों की संख्या वाले को ही आयुष्मान का लाभ मिलेगा। मेरा निवेदन है कि जिनके हम दो हमारे दो हैं, उनको जरूर मिले, इस पर विचार होना चाहिए। चंद्र, जैसे आपने Right. देखा 70 साल से उम्र वालों को अब ये दे दी गई है सुविधा, तो इस पर बहुत विचार चल रहा है। लेकिन ठीक है, जैसा आपने कहा कि इस मंच के जरिए आपने अपना सुझाव रखा, सर। धानुका जी आपका, दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो इस सेशन का औपचारिक तौर पर समापन करें। आज उनके लिए बड़ा खास दिन भी है, आज उनका जन्मदिन भी है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और मैं चाहूंगा मोमेंटो यहां पर सम्मान भी किया जाए। भारत एक्सप्रेस के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय, धानुका जी और दुबे जी का सम्मान करते हुए। जितने भी लोग हैं भाई, वो तो ताली बजाएं। और इसी के साथ ये औपचारिक रूप से लास्ट सेशन हमारा जो है वो खत्म हुआ, और अब अंत में ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय अपनी बात रखेंगे। भारत एक्सप्रेस की ओर से आयोजित किए जा रहे कॉन्क्लेव की श्रृंखला में बनारस कॉन्क्लेव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी तैयारी काफ़ी लंबे समय से हो रही थी। बनारस हम लोगों का गृह मंडल है। बनारस मंडल के अंदर ही
गाजीपुर जनपद है, जहां से हमारे सीएमडी एडिटर इन चीफ माननीय श्री उपेंद्र राय जी बिलोंग करते हैं। तो ये अपने घर में कार्यक्रम करने जैसा है। काशी में कॉन्क्लेव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी, साहित्यकार, दार्शनिक, संत, विचारक जब तक काशी ने उनको पास नहीं किया परीक्षा में, तब तक न तो कोई कायदे का संत प्रतिष्ठापित हो पाया, न कोई साहित्यकार, न कोई बुद्धिजीवी। इतिहास में पीछे अगर जाते हैं, आदि शंकराचार्य, जन्म उनका दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन आदि शंकराचार्य को ख्याति बनारस में हुए शास्त्रार्थों की श्रृंखला में उनके विजयी होने के बाद ही उनको ख्याति प्राप्त हुई। विशिष्टाद्वैत के जन्मदाता रामानुजाचार्य श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में जन्म लेने वाले, भक्ति मार्ग जहां से निकलता है। शंकराचार्य ने तो कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत जो है वो माया है, ब्रह्म ही सत्य है। रामानुजाचार्य ने कहा, अपनी स्थापना दी कि ब्रह्म के साथ साथ द्वैत है, मतलब जो पूज्य है और पूजनीय है, उसमें दोनों का ही अस्तित्व है। और उनका ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ इसी बनारस में। कहते नहीं है बल्कि ये प्रचलन है, भक्ति उपजी द्रामीण लाए रामानंद। रामानंद भी काशी में ही प्रवास करते थे। तमाम बड़े संत इतिहास में जो भी हुए हैं, काशी की महत्ता इसी संदर्भों में है। काशी परीक्षा लेती रही है और जो परीक्षा में पास हुआ उसी को काशी ने आगे बढ़ाया, अपनाया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगर काशी को अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया तो इसके पीछे काफ़ी विचार विमर्श था, एक बड़ा दर्शन था कि अगर यहाँ से परीक्षा में पास हो गए तो फिर दुनिया में विजेता हो गए। आज हम सब का ये सौभाग्य है कि बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने काशी में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया। मैं भारत एक्सप्रेस मैनेजमेंट की ओर से अपने तमाम टेक्नीशियन, कैमरामैन, पीसीआर में बैठे हुए तमाम टेक्नीशियन, ग्राफिक्स में काम करने वाले तमाम साथी, आउटपुट असाइनमेंट पे काम करने वाले हमारे तमाम लोग, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिनके सहयोग से ये कॉन्क्लेव सफल हो पाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आस्पेक्ट ग्रुप का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शुभम गोल्डी मसाले को, माइक्रोटेक कॉलेज को, सनबीम ग्रुप्स को, गुरु कृपा ग्रुप को, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद, बल्कि मैं कहूँगा हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग का, जिन्होंने बड़ा सहयोग किया है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।